स्टूडेंट्स, मैं हूं अमित पारिक। एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं सोलिबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स की, जिसको हम लोगों ने यहाँ पर डिफरेंट पॉइंट्स में डिवाइड किया हुआ है। तो सबसे पहले देखिए बच्चों, इसमें जो आपका फर्स्ट पॉइंट जो आता है वो है नेचर ऑफ गैस, कि गैस का नेचर कैसा होना चाहिए ज़्यादा सोल्यूबल होने के लिए। ठीक है, अगर यदि सोल्यूबल नहीं है तो उसका नेचर कैसा होना चाहिए, तो ये चीज़ यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए फर्स्ट इसमें गैस विच रिएक्ट विथ दी सोलवेंट, क्या है बच्चों, कोई गैस जो है वो किसी सोलवेंट के साथ में क्या करती है, रिएक्ट करती है और गेट आयोनाइज्ड इन सॉल्यूशन आर मोर सोल्यूबल। ध्यान दीजिएगा कि बच्चों कोई गैस ऐसी है जो किसी लिक्विड के साथ में क्या कर ले, उसके अंदर डिजोल्व हो जाए और उसके अंदर डिजोल्व होने के बाद में क्या हो जाए, आयोनाइज्ड हो जाए। तो ऐसी गैसेस ज़्यादातर क्या है, डिजोल्व होने वाली होती है। जैसे देखिए, मान लेते हैं कि ये हमारे पास में एक बीकर है। ठीक है, इस बीकर के अंदर हमारे पास में क्या फिल किया हुआ है, वाटर फिल किया हुआ है। क्या फिल किया हुआ है इसमें, जो वाटर जो है वो हमारा इसमें फिल किया हुआ है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि इसके अंदर कोई गैस फिल करता हूँ। ठीक है, ऐसी गैस फिल करता हूँ कि जो क्या करे, इस सॉल्यूशन के साथ में क्या जो आपके सोलवेंट जो है इसके साथ में क्या कर ले, रिएक्ट कर ले, और रिएक्ट करने के बाद में वो क्या हो जाए कि आयोनाइज हो जाए। तो इसमें देखिए कि यहाँ पर मैंने एक पिस्टन लगा दिया है ऊपर। पिस्टन के ऊपर जब पिस्टन लगा दिया, पिस्टन के अंदर देखिए बेटा जी, ये आपकी कोई गैस है। जैसे मान लीजिए मैंने इसके अंदर क्या फिल किया है, HCl फिल किया है। ठीक है, तो ये HCl गैस है। तो HCl गैस जो है क्या वो वाटर के अंदर डिजोल्व हो सकती है क्या? बिल्कुल हाँ, वाटर के अंदर डिजोल्व होगी। क्यों होगी? क्योंकि जो HCl है वो H प्लस Cl माइनस में ये टूटता है। ठीक है, जो वाटर मॉलिक्यूल जो है ये H प्लस और OH माइनस में ये बच्चों यहाँ से टूटता है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बनता है। ठीक है, और साथ ही में यहाँ से HCl वापस से यहाँ से बनती है। तो ये क्या होगा कि जो HCl गैस है ये वाटर के अंदर क्या होती है, बिल्कुल पूरी तरीके से क्या हो जाती है, डिजोल्व हो जाती है। और आयनाइज होने के बाद में इसके अंदर पूरी तरीके से वो क्या हो जाएगी, घुल जाएगी, या उसके अंदर क्या हो जाएगी, सोल्यूबल हो जाएगी। तो इस तरीके से जो गैस जो है इसका नेचर क्या होता है, कि इसका नेचर भी डिपेंड करता है कि उसे उसमें किसी आयन किसी जो सोलवेंट जो है उसके अंदर डिजोल्व होना है या नहीं होना है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे हमारे पास में अमोनिया है, HCl है, SO2 है, गैसेस आर मोर सोल्यूबल इन वाटर। ये सभी गैसेस जो हैं वो क्या है कि वाटर के अंदर सबसे ज़्यादा सोल्यूबल होती है। क्यों होती है, ये मैंने रीज़न यहाँ पर आप लोगों को दे दिया है कि ये आयनाइज हो जाती है, और आयनाइज होने के बाद में फटाफट से क्या कर लेती है, वाटर के साथ में रिएक्शन कर लेती है एंड फॉर्म NH4OH HCl H2SO4 कंपाउंड। तो मैंने बच्चों ये वाला तो आपको दे दिया है कि क्या नाम से HCl वाला एग्जांपल मैंने आपको बता दिया। इसी तरीके से जैसे मान लीजिए हमारे पास में अमोनिया है, NH3 है। ठीक है, यहाँ पर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें प्रेजेंट होता है। इसकी हम किसके साथ में रिएक्शन करवाते हैं, वाटर के साथ में होती है। ये वाटर के अंदर सोल्यूबल हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक हाइड्रोजन जो है वो जाएगा नाइट्रोजन के पास में, और एक OH जो है वो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो क्या होगा, इन दोनों के अंदर क्या होगी, रिएक्शन होगी। रिएक्शन होने के बाद में आपके NH4OH यहाँ इसमें बनता है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से आपके HCl था, HCl का फॉर्मेशन मैंने बता दिया है। SO2 जो है, देखिए बच्चों, SO2 जो है ये क्या करता है, वाटर से रिएक्शन करेगा। वाटर से रिएक्शन करने के बाद में ये क्या बना रहा है यहाँ पे, H2SO4। तो ध्यान दीजिएगा बेटा जी कि ये यहाँ पर क्या होगा कि सबसे पहले जो आपका ये कंपाउंड बनाएगा, ये हाइड्रोजन जो है इसके साथ में जुड़ेंगे तो H2SO3 का फॉर्मेशन पहले ये करते हैं। इसका फॉर्मेशन करते हैं, H2SO3 का फॉर्मेशन करते हैं। फिर इसके बाद में और इनसे रिएक्शन होती है, फिर उसके बाद में ये H2SO4 का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट है द डिक्रीजिंग ऑर्डर। ध्यान दीजिएगा बच्चों, इनका ऑर्डर जो है वो एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है कि द डिक्रीजिंग ऑर्डर एब्जॉर्प्शन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वेरियस गैसेस इन 1 सेंटीमीटर क्यूब वाटर इज गिवन एज फॉलो। तो बच्चों देखिए, 1 सेंटीमीटर क्यूब वाटर के अंदर जो गैसेस जो होती है उनकी सोल्युबिलिटी जो है उनका डिक्रीजिंग ऑर्डर यहाँ पर दिया हुआ है। कि आपको सबसे पहले बताया हुआ कि जो NH3 जो है वो सबसे ज़्यादा इसके अंदर वाटर के अंदर डिजोल्व होती है। उसके बाद में HCl डिजोल्व होता है, उसके बाद में SO2 डिजोल्व होती है, उसके बाद में H2S डिजोल्व होती है, उसके बाद में CO2 गैस डिजोल्व होती है। देखिए CO2 गैस जो है बच्चों, हम लोग सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह पीते हैं या कोल्ड ड्रिंक वगैरह हम लोग पीते हैं, तो कोल्ड ड्रिंक में आप लोग देखते होंगे जब कोल्ड ड्रिंक का
का जो उसकी जो कैप जो है हम ओपन करते हैं, तो ओपन करने के बाद में उस कोल्ड ड्रिंक में से हम देखते हैं कि कुछ बबल्स, एयर बबल्स जो है वो उसमें से बाहर निकलते हुए दिखाई देते हैं। तो वो एयर बबल्स जो है वही क्या कहलाती है बच्चों, वही कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसमें से बाहर निकलती है। और इसी रीजन से जो टेस्ट वगैरह जो उसका आता है हमें, किसका, जो कोक का आता है या और भी कोई सॉफ्ट ड्रिंक्स है उनका आता है, वो इसी रीजन से हमें थोड़ा सा उनका अलग टेस्ट आता है। नेक्स्ट आता है C2H2, इसके अंदर और देखिए ऑक्सीजन जो है ये हमारे ब्लड के अंदर क्या होती है कि डिजोल्व होती है, या ब्लड से क्या करती है, ये अटैच हो जाती है, और ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, अटैच होती है। उसके बाद में ये कहाँ जाती है, हमारी सेल्स तक पहुँचाई जाती है। ठीक है, इसके बाद में N2 भी क्या होती है, सबसे बाद में बच्चों वाटर के अंदर कौन डिजोल्व होगा, N2 उसके अंदर डिजोल्व होगी। तो ये इसका क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर है। क्या है इसका, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है, इस चीज को हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास में नेचर ऑफ द सॉल्वेंट। अब देखो जो गैसेस जो थी, गैस क्या थी, सोल्यूट था, तो नेचर ऑफ सोल्यूट तो हम पढ़ चुके। अब बात आती है कि हमारे सॉल्वेंट का नेचर कैसा है, उसका नेचर भी हमें पता होना चाहिए कि द गैसेज विच हैव पोलर मोलिक्यूल। अब गैसेज जो है वो क्या है बच्चों, कुछ ऐसी है कि जो पोलर मोलिक्यूल रखती है, आर सोल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट। वो क्या होती है बच्चों, सिर्फ पोलर सॉल्वेंट के अंदर ही क्या होती है, डिसॉल्व होती है। एंड नॉन पोलर गैसेस आर सोल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ से एक चीज मैं आपको बताता हूँ, हमेशा सदैव एक शब्द ध्यान रखना कि समान समान को बोलता है, समान समान को बोलता है। ठीक है, इसको हमेशा याद रखिएगा कि समान समान को बोलेगा, मत मीन क्या है इसका। देखिए जो पोलर सोल्यूट है और पोलर सॉल्वेंट है, ये दोनों एक दूसरे में डिसॉल्व होंगे। ठीक है, आपके नॉन पोलर सोल्यूट है और नॉन पोलर सॉल्वेंट है, तो नॉन पोलर सोल्यूट जो है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में क्या होगा, डिसॉल्व होगा। तो इस चीज का हमें यहाँ से ध्यान रखना है। देखिए फॉर एग्जाम्पल HCl गैस इज मोर सोल्यूबल इन वाटर। अब HCl गैस जो है वो वाटर के अंदर मोर सोल्यूबल क्यों है, क्योंकि बच्चों यहाँ पर देखना जो सोल्यूट जो है वो HCl है, ये आयनाइज है, आयन से ये बनाती है। इसी तरीके से क्योंकि पोलर है, ठीक है, इसी तरीके से H2O जो है ये भी क्या है, पोलर मोलिक्यूल है, क्योंकि ये क्या है, सोलवेंट है। सोलवेंट क्या है, पोलर है, तो दोनों ही पोलर होने की वजह से क्या होती है कि जो HCl जो है वो वाटर के अंदर क्या होती है, डिसॉल्व होती है। इस चीज का हमें ध्यान यहाँ से रखना है। आगे है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ध्यान दीजिएगा, गैस के ऊपर टेम्परेचर का बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है, इस चीज के बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखिए द सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेस मैक्सिमम अफेक्टेड बाय चेंजिंग टेम्परेचर। मैक्सिमम अफेक्टेड इससे होता है। ठीक है, एट ए कांस्टेंट प्रेशर द सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेस डिक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। ध्यान दीजिएगा बेटा जी कि जो गैसेस की जो सोल्युबिलिटी जो होगी वो क्या है कि किसी सॉल्वेंट में क्या होगी, जब हम किसी सॉल्वेंट का टेम्परेचर बढ़ाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ कि जिस तरीके से देखिए कि ये हमारे पास में एक बीकर है, इसके अंदर हमारा क्या है, एक कोई सोल्यूट और सॉल्वेंट इसके अंदर क्या है, डिसॉल्व है। ठीक है, और हम लोग क्या करना चाहते हैं कि और सोल्यूट जो है मतलब और गैस जो है वो इसके अंदर डिसॉल्व करना चाहते हैं, बट हम क्या कर रहे हैं, प्रेशर को तो हम क्या कर रहे हैं, कांस्टेंट कर रहे हैं, और टेम्परेचर को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इंक्रीज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं। तो क्या होगा कि यहाँ से टेम्परेचर इंक्रीज होगा, हम यहाँ से इसको टेम्परेचर देंगे, तो इस टेम्परेचर देने की वजह से क्या होगा बच्चों की, जो ये गैसेस जो है वो इस वाटर से या क्या नाम है किसी सॉल्वेंट से क्या होगी, रिएक्शन नहीं कर पाएगी। क्यों रिएक्शन नहीं कर पाएगी, क्योंकि जो सॉल्वेंट जो है उसके मॉलिक्यूल जो है वो एनर्जी गेन करेंगे, और एनर्जी गेन करके वो एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे, और जो गैसेस उसके अंदर डिसॉल्व होगी बल्कि वो भी उसमें से क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाती है। तो इसी रीजन से क्या होता है कि जब टेम्परेचर हम इंक्रीज करते हैं तो क्या नाम से कि जो आपके गैसेस की जो सोलिबिलिटी जो है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। क्यों डिक्रीज होती है, मेन रीजन इसका है कि इनकी काइनेटिक एनर्जी जो है, क्या है बच्चों, इनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो बढ़ती है, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में ही क्या हो जाता है, इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में ही क्या होता है, रिपल्सन होने लग जाता है। ये एक दूसरे से दूर भागने लगते हैं, और एक दूसरे से दूर भाग करके ये क्या हो जाते हैं, अपने नेचर के अंदर क्या होते हैं, चले जाते हैं, और एस्केपिंग आउट ऑफ द गैसेस इन नेचर। और वो गैसेस जो है वो नेचर के अंदर चली जाती है, तो इससे वो डिसॉल्व नहीं हो पाती है। तो यहाँ तक तो हो गया ये। अब हम पढ़ेंगे प्रेशर का इफेक्ट पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों सबसे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट इसमें इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, देखिए स्टूडेंट, जो प्रेशर जो है
इसका इफेक्ट भी क्या है, गैसों की सोलिबिलिटी पर पड़ता है। और ये जो प्रेशर का इफेक्ट जो है वो सोलिबिलिटी पर जो लग रहा है वो क्या है कि इसे और ज़्यादा इफेक्ट करता है, मतलब टेम्परेचर से भी ज़्यादा जो इफेक्ट करेगा वो कौन करेगा, प्रेशर करेगा। क्योंकि हम जानते हैं कि जो गैसेज होती है इनके पार्टिकल जो होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों, दूर दूर होते हैं। कैसे होते हैं, दूर दूर होते हैं। और इनके पार्टिकल्स को दूर दूर से पास पास में लाने के लिए, बिल्कुल नज़दीक क्लोज लाने के लिए क्या करना पड़ता है कि हमें प्रेशर की ज़रूरत पड़ती है। किसकी ज़रूरत पड़ती है, प्रेशर की ज़रूरत पड़ती है। और प्रेशर से ही हम इनको पास में ला सकते हैं। और पास में ला करके हम इनको क्या करते हैं, कंप्रेस करके क्या नाम है, लिक्विड के अंदर भी हम इन्हें चेंज कर सकते हैं। और जब हम इन्हें लिक्विड के अंदर हम चेंज कर सकते हैं तो लिक्विड के अंदर क्या होगा, ज़्यादातर सोल्यूबल होता ही है। और फर्स्टली क्या हो जाता है, ये सोल्यूबल होता है। तो इसके अंदर देखिए, द solubility of gases is maximum affected by the change in pressure. The relation between the pressure P and the composition of solution was demonstrated by Henry's law was given, which is known as Henry's law. देखिए बच्चों क्या है, ये कहते हैं कि जो प्रेशर का जो इफेक्ट पड़ता है किस पर, कि सोलिबिलिटी ऑफ गैसों पर प्रेशर का जो इफेक्ट पड़ेगा वो क्या होगा, सबसे ज़्यादा होता है। और इसे समझाने के लिए हेनरी नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक क्या दिया था, लॉ दिया था, जिसे हम हेनरीज लॉ के नाम से भी हम इसे जानते हैं। तो देखिए हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं हेनरीज लॉ क्या है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ध्यान दीजिएगा कि बच्चों यहाँ पर टेम्परेचर जो होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। टेम्परेचर को हम क्या रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे। अगर यदि हम टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रखेंगे तो हम क्या है, इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी भारी हो जाएगी और प्रेशर का जो इफेक्ट होगा वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। तो देखिए कि द अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्व इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर क्रिएटेड बाय गैस इन इक्विलिब्रियम स्टेट एट द सरफेस ऑफ सॉल्वेंट। देखिए क्या होता है बच्चों कि जो हेनरी ने क्या कहा, कि हेनरी ने ये कहा कि किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पर यदि हम क्या करें कि किसी गैस का कोई कंटेनर है, उस कंटेनर और आपके कोई सॉल्वेंट है उसमें डिजोल्व है, उसके ऊपर हम यदि प्रेशर लगाते हैं, क्या लगाते हैं, प्रेशर लगाते हैं, तो वो उस गैस के जो मास जो है, क्या है, अमाउंट ऑफ गैस जो है उसके डायरेक्टली क्या हो जाता है, प्रोपोर्शनल हो जाता है। क्या होता है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और ये जो प्रक्रिया जो है, या ये क्या नाम से जो ये अपने स्टेप चल रही है, ये क्या नाम से बच्चों, ये कहाँ पर होती है, ये सरफेस पर होती है। कहाँ होती है, ये सरफेस पर ये चलती है। तो इन्होंने कहा कि m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p। m जो है वो p के डायरेक्टली क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। और ध्यान दीजिएगा कि जब हम प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल यहाँ से हटाते हैं तो क्या नाम से हमारे यहाँ पर कोई ना कोई कांस्टेंट यहाँ पर लगता है। तो ध्यान दीजिएगा कि ये रूल जो है वो आपके हेनरी ने दिया था, और हेनरी ने ही यहाँ पर अपना एक कांस्टेंट इसमें रखा था, जिसे अपन क्या कहते हैं कि तो m इक्वल टू के एच पी हम इसे कहेंगे। तो के एच जो है यहाँ पर, ये के एच क्या है, ये हेनरी कांस्टेंट है बच्चों। यहाँ पर क्या है, हेनरी कांस्टेंट, क्योंकि ये साइंटिस्ट है, इन्होंने इनके नाम पर ही इस कांस्टेंट का नाम रखा है, हेनरी कांस्टेंट है। ठीक है, के एच हेनरी कांस्टेंट इसका रखा है। आगे है एम जो है वो यहाँ पर क्या है, अमाउंट ऑफ गैस है। पी जो है वो क्या है, प्रेशर है। प्रेशर कहाँ पर है कि इक्विलिब्रियम पोजीशन पर जो है वो यहाँ पर प्रेशर होगा। अब इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होती है, ध्यान दीजिएगा, ऐसी जगह कोई रिएक्टेंट है और कोई प्रोडक्ट है, तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में क्या होता है, कन्वर्ट होता है। ठीक है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। तो रिएक्टेंट का अमाउंट और प्रोडक्ट का अमाउंट दोनों का क्या हो जाए, अमाउंट इक्वल हो जाए। क्या हो जाए, दोनों का अमाउंट इक्वल हो जाए, वही इक्विलिब्रियम स्टेट अपनी कहलाती है। क्या कहलाती है, वही इक्विलिब्रियम स्टेट अपनी कहलाती है। तो ये इक्विलिब्रियम हो गया आपका। आगे देखिए, इफ वी कंसिडर मोल फ्रैक्शन। अब ध्यान दीजिए कि हम यहाँ पर क्या लेते हैं, मोल फ्रैक्शन लेते हैं ऑफ गैस इन सॉल्यूशन एज इट्स सोल्युबिलिटी देन अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ। अगर यदि हम क्या लेते हैं बच्चों, किसी गैस की जो मोल फ्रैक्शन को हम इसके अंदर यदि लेते हैं तो क्या होगा, हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा कि द पार्शियल प्रेशर जो है बेटा जी, उसको अपन किससे डिनोट करते हैं, पी नोट से उसको अपन डिनोट करते हैं। ठीक है, इन वेपर स्टेट ऑफ ए गैस। और ध्यान दीजिएगा जो पार्शियल प्रेशर जो आएगा ना, ये वेपर स्टेट में ही आप लोगों के आएगा। कहाँ पर आएगा बच्चों, ये वेपर स्टेट में आप लोग आएगा। ठीक है, ऑफ ए गैस इज प्रोपोर्शनल
टू मोल फ्रैक्शन। और ये किसके होगी, मोल फ्रैक्शन को हम x से डिनोट करते हैं। तो पार्शियल प्रेशर जो P जो है वो मोल फ्रैक्शन आपके किससे, x के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो P जो है, P नोट जो है, P नोट इक्वल टू P नोट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। तो P नोट इक्वल टू के एच एक्स यहाँ से हमारा होगा। और x क्या होता है, मोल फ्रैक्शन होता है। P नोट जो है वो क्या है, यहाँ पर पार्शियल प्रेशर है। तो मैं यहाँ पर क्या लिख देता हूँ, P नोट इक्वल टू के एच डॉट एक्स। तो x इक्वल टू P नोट के एच। तो x क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस है, P क्या है, प्रेशर ऑफ गैस यहाँ पर होता है। तो बच्चों यहाँ पर अपना जो हेनरी लॉ जो है वो क्या होता है, यहाँ पर खत्म होता है। इसका एक ग्राफ भी अपने यहाँ पर प्लॉट होता है, और जो वो ग्राफ जो है वो ग्राफ इसके अंदर मोल फ्रैक्शन और पार्शियल प्रेशर के बीच में बनता है। किसमें बनता है, मोल फ्रैक्शन और पार्शियल प्रेशर के बीच में। जैसे देखिए आपका मोल फ्रैक्शन तो यहाँ पर होगा, ये मोल फ्रैक्शन क्या होगा, मोल फ्रैक्शन और पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर जो है यहाँ पर है। और जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा तो जैसे जैसे पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा वैसे वैसे मोल फ्रैक्शन आपका बढ़ता जाएगा। तो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन इस तरीके से हमें इस ग्राफ में मिल जाती है। और यहाँ पर हम लिख सकते हैं 0.1, 0.2, 0.3, ठीक है। और यहाँ हम लिख सकते हैं 500, 1000, ठीक है, और 150, ठीक है, ये हम लिख सकते हैं। तो ये आपका इसका ग्राफ भी जो है वो कम्प्लीटली ड्रॉप हो जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे आज के लिए थैंक यू, आपका धन्यवाद। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।